टॉपिक है वो है इंटरप्ट। और इंटरप्ट क्या चीज़ होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये नॉर्मली बहुत रेयरली आपका पीएलसी की प्रोग्रामिंग के अंदर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो फीचर क्या है, ये क्या चीज़ होती है और प्रोग्राम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। इंटरप्ट आपके दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट और एक को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इंटरप्ट होता क्या है। बेसिकली इंटरप्ट एक हाई प्रायोरिटी इवेंट है जिसमें आप अपना नॉर्मल रूटीन का जो काम है वो छोड़ के आप किसी और काम की तरफ तवज्जो कर लेते हैं और उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक आम काम आप छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई कॉपी पे लिख रहे हैं, मैं आपको बुला लूँ, आप इधर आ जाएं, तो आपका नॉर्मल रूटीन का क्या काम था? कॉपी पे लिख रहे थे, जो नोट्स बना रहे थे, लेकिन वो नोट्स आपने छोड़ दिए उधर ही, आप मेरी तरफ आ गए। मैंने कहा जी ठीक है, आप ये गिलास इधर पड़ा हुआ है, इसको उठा के उधर रख दें। तो आप मेरी तरफ आए और जो मैंने काम कहा वो किया, और फिर क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है आप चले जाएं। तो फिर आप जब जाएंगे तो आपके जो इनकम्प्लीट नोट्स थे वो दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो नॉर्मल रूटीन का काम था वो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो पीएलसी के प्रोग्राम में भी बिल्कुल इसी तरह का ही काम होता है कि आप का जो नॉर्मल रूटीन का काम है, वो आपका हो रहा होता है मेन ब्लॉक में। मेन ब्लॉक का मतलब क्या है? ये देखें, जब इस सॉफ्टवेयर को आप खोलते हैं तो शायद आपने नीचे अभी गौर ना किया होगा, तो ये आप मेन ब्लॉक खोल रहे हैं। ये सब रूटीन और इंटरप्ट अलग से चीज़ें हैं। आप मेन ब्लॉक में अभी, वैसे तो आपको स्वैप होते हुए नज़र नहीं आ रहा ना, आप देखिएगा, आप ये मेन ब्लॉक है, ये सब रूटीन है, ये इंटरप्ट है। अब आप इसको देखिए मेन रूटीन में, फिर दोबारा आ गए। आपको डिफरेंस लगा? तो आपका जो बेसिकली जो नॉर्मल रूटीन के काम है वो आपके हो रहे होते हैं मेन ब्लॉक में। ठीक है, और इसमें आपने फॉर एग्जांपल नेटवर्क नंबर 1 लिखा होगा, नेटवर्क नंबर 2 लिखा होगा, नेटवर्क नंबर 3 लिखा होगा, इसी तरह आप आगे 4, 5, 6, 7 डिफरेंट नेटवर्क यहाँ पे आपके लिखे होंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये तो आपके सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेटवर्क्स आपके लिखे हुए हैं। सही है। अब ये जो 9 नेटवर्क्स आपने लिखे हुए हैं, इन्होंने एग्जीक्यूट कैसे होना है? सबसे पहले नेटवर्क नंबर 1 ने होना है, फिर 2 ने होना है, फिर 3 ने होना है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9। सही है। तो इस तरह आपके नेटवर्क एग्जीक्यूट होंगे 1 by 1, और फिर 9 के बाद क्या होगा? दोबारा 1 पे चला जाएगा। एक अलग से ब्लॉक होता है, इसको कहा जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और पीएलसी के अंदर इसको INT0, INT1 इस तरह लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ INT0। तो ये ब्लॉक नॉर्मल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, स्टोर ये प्रोग्राम में ही होता है, आपके प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ही ये स्टोर होता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये नॉर्मल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसमें सपोज आपकी 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं,
इसमें 3 इंस्ट्रक्शंस आपकी लिखी हुई हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस आपकी इस इंटरप्ट के अंदर लिखी हुई हैं ये कब एग्जीक्यूट होंगी? तो आपने इंटरप्ट की कंडीशन देनी है कि किस बेस पे ये इंटरप्ट आए, और वो कंडीशन सॉफ्टवेयर के भी बेस पे हो सकती है और हार्डवेयर बेस पे भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब आपका डोर ओपन हो तो इंटरप्ट आ जाए, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई है? हार्डवेयर कंडीशन। क्यों? डोर ओपन होना इसका मतलब ये है कि कोई लिमिट स्विच लगा होगा, कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होगा, कोई उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर लगा होगा, उसकी वायर डायरेक्टली पीएलसी के साथ अटैच होगी, और पीएलसी पे जब फिजिकल सिग्नल जाएगा वो इंटरप्ट आ जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है, और वो क्या है? मिसाल के तौर पर आपने 10 सेकंड का टाइम रखा हुआ है, जब भी 10 सेकंड पूरे हो जाएं तो आपका इंटरप्ट आ जाए। तो ये जो कंडीशन मैंने 10 सेकंड की कर रहा हूँ इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसकी कैलकुलेशन आपकी हार्डवेयर में तो नहीं हो रही ना, सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है, प्रोसेसर के अंदर हो रही है, तो इसमें हार्डवेयर का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंटरप्ट आएगा ये सॉफ्टवेयर कंडीशन की बेस पे आएगा। लेकिन दोनों इंटरप्ट ने, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, उसने आना इधर ही है, यानी कि इंटरप्ट आने के बाद जो काम करना है वो इधर ही आके करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी चाहे वो सॉफ्टवेयर कंडीशन हो चाहे हार्डवेयर कंडीशन हो, आपका नेटवर्क नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर 2 हो रहा था, फिर 3 हो रहा था, 3 के बाद 4 होने लगा था। अब नेटवर्क नंबर 4 एग्जीक्यूट होने लगा है लेकिन आ गया इंटरप्ट, तो 4 यानी कि 3 के बाद ही वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बजाय इसके कि नेटवर्क नंबर 4 को एग्जीक्यूट करे, वो डायरेक्टली 3 के बाद चला जाएगा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इसने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, और फिर लास्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद उसी जगह पे वापस चला जाएगा जहाँ पे उसने प्रोग्राम को छोड़ा था, उसी जगह पे, ठीक है, वापस चला जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? ये इंस्ट्रक्शंस तो आप इसकी बजाय इसके नीचे भी तो लिख सकते थे, इंटरप्ट वाली, कि नहीं लिख सकते थे? तो लिख तो सकते ना, एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एग्जीक्यूट ही करवाना था तो लिख तो सकते थे ना, उस तरह लिख सकते ना, मैं उसी तरह ही कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नीचे लिखा होने में क्या फ़र्क है बनिस्बत इसके कि यहाँ पे लिखी हुई है? सॉरी, ठीक है, फिर उसका प्रोग्राम का एक्चुअली हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लिमिट आ जाती है कि इतनी देर तक अगर ये काम नहीं होता तो फायदा क्या हुआ बताओ? फायदा सिक्योरिटी बेस पे जाता है, इसके अंदर एक और ये सारी जो लोग यूज करते हैं उसके बाद नहीं होता, जब गारंटी ऐसी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ये भी 8-9 नहीं थी, ये लिखी हुई थी 400, तो आपने 400 के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, ये जो इंटरप्ट के अंदर लिखी हुई है, तो जब तक 400 नेटवर्क एग्जीक्यूट नहीं होते आपकी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट तो नहीं होंगी। बेशक उसकी जो कंडीशन है वो, सपोज आपने कोई बटन प्रेस किया, छोड़ दिया, बटन को प्रेस किया छोड़ दिया, तो वो इतना तेजी से प्रेस हुआ और आपने छोड़ा कि वो 400 नंबर पे जाएगा तो वो देखेगा ना कोई बटन प्रेस हुआ है, उसने छोड़ा है, उससे पहले ही वो छूट गया, फिर तो आपकी इनपुट को तो वो कैच ही नहीं कर सकेगा। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से जब भी कोई बंदा ऐसे गुजरेगा ना तो आपने ये वाला काम करना है, तो जब वो बंदा गुजरा आप उधर देख रहे हुए तो फिर क्या होगा? वो नहीं काम होगा ना, वो आपने मिस कर दिया।
तो आपका मेन ब्लॉक में तो भी इसी तरह मिस हो सकता है कि इतने कम टाइम के लिए इनपुट आए आपको मिस हो जाए। तो ये एक मिनट, ये जो चीज़ है ये कैच इसी तरह हो सकती है। अच्छा, इसमें दूसरी भी एक फैक्टर है, वो ये है कि आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन, हाई प्रायोरिटी किसको कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो काम हो रहा है ठीक है, लेकिन जब ये कंडीशन आएगी सारे काम छोड़ छाड़ के आपने यही काम करना है। जस्ट लाइक योर इमरजेंसी स्टॉप, जब इमरजेंसी स्टॉप आ जाता है तो आप नॉर्मल ट्रेन के काम करते रहते हैं? नहीं, आपका सारा का सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। कोई नहीं देखता कि किसी जगह पे क्या महंगी चीज़ थी, सस्ती चीज़ थी, कौन सा रैपर पैक हो रहा था, किस जगह पे प्लांट था, किस जगह पे नहीं था। अब सारा कुछ बंद कर देते हैं। तो इंटरप्ट के अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, जब वो इंटरप्ट की कंडीशन आती है तो पीएलसी ये नहीं देखती कि कौन सा नेटवर्क एग्जीक्यूट हो रहा है। पीएलसी सबसे पहला काम ये करती है कि उधर जाती है और वो काम करती है और फिर वापस आने के बाद नॉर्मल रूटीन के काम करती रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हम बोल रहे हैं तो ये टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, उधर जाने का और वापस आने का। समझ लें कुछ माइक्रो सेकेंड्स होंगे। तो आपको फील नहीं होता कि ये इंटरप्ट के साथ काम कर रहा है, ये बगैर कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये एक्चुअल में इसी तरह हो रहा होता है। हाँ जी, बताएं, आपका क्वेश्चन था। थ्री के बाद आप लिख लें, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को देखें, आप इन इंस्ट्रक्शंस को 3 के बाद भी लिख सकते हैं। ये मैं सपोज कर देता हूँ 1, 2 और 3, इसी को उठा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन आपको ये पता है कि इमरजेंसी कहाँ पे आनी है? हाँ जी, इमरजेंसी कितने टाइम के बाद आनी है और किस इंस्ट्रक्शन के बाद आनी है? समझ आई बात? अगर वो 400 नेटवर्क लिखे हुए, आपने 3-4 पे लिखा हुआ, वो पहुंचा 50 पे ही, अब 50 से तो उसने आगे जाना है, फिर वापस आके 1, 2, 3 पे आना है ना, तो अब फिर टाइम लग जाएगा। फिर आप कहेंगे उसको 50 पे लिखें। अब जब 50 पे लिखा हुआ तो फिर 100 पे अगर आगे तो फिर ठीक है। तो बेसिकली अगर मोटर फॉर एग्जांपल सबको पता है एयर ले जाती है, सम टाइम किसी वजह से भी एयर ले जाती है, सील लीक हो जाती है, और 10 मिनट तक चलती रहती है, मोटर बंद नहीं करेगी, ठीक है। उस कंडीशन में फिर हम क्या ये चीज़ लगाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि उसके अंदर तो फ्लो मीटर यूज़ हो जाता है। फ्लो मीटर का अगर आपने मोटर चली हुई है वो कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मोटर आपकी 10 सेकंड तक भी चलती है और पानी नहीं आता, डेफिनेटली फ्लो तो नहीं होगा ना, तो आपकी कंडीशन तो वैसे ही उसको ब्रेक करवा देगी। ये लगा सकते हैं। और देखिए ये नहीं है, आप किसी भी जगह पे इस तरह का काम करवा सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर आप हार्डवेयर इंटरप्ट को देखें, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं होता। मैं आपको पहले से ही जब मैंने लेक्चर स्टार्ट ही किया ना, तो मैंने पहली चीज़ आपको ये बताई थी कि ये नॉर्मली मैंने बड़े बड़े प्लांट्स के प्रोग्राम देखे हुए, कभी मैंने इंटरप्ट उसके बीच में यूज़ होता हुआ नहीं देखा, ठीक है। ये बहुत ही कोई स्पेशल कंडीशन आ जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ जाए तो आप कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता। कुछ ऐसे काम हैं जो इसके बगैर हो ही नहीं सकते। अच्छा, वो क्या है? आपकी इनकोडर को रीड करना है। इनकोडर रीड आपका इंटरप्ट के बगैर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी पल्स इतनी फास्ट होती हैं कि अगर वो नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर आप रीड करने बैठ जाएं तो उसकी पल्स मिस भी हो सकती है, क्योंकि 1 सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ पल्सेस आती हैं। 1 सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ पल्सेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम में लिखा हुआ तो मिस तो होगा वो। जब वो पल्स आए तो आपकी कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो तो फिर हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो वो आप इंटरप्ट के बगैर नहीं कर सकते। अच्छा, इसका उधर जाना और वापस आना, ये भी आप एक सॉफ्टवेयर में इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है कि वो एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, वो उसके माइंड के अंदर उसकी इमेज बनी हो कि ये आपका प्रोग्राम ऐसे एक इंस्ट्रक्शन ऐसे चल रही है। इसीलिए जब आपका प्रॉब्लम आता है तो आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
आई होप कि आपने माइक्रो कंट्रोलर को सुना होगा या पढ़ा होगा। अच्छा, हमारे पास एक एलईडी है, और एक और एलईडी हम कर 2 एलईडीज लगा देते हैं। ठीक है, ये एलईडी नंबर 1 है और ये एलईडी नंबर 2 है। ठीक है, ये 2 एलईडीज लगी हुई हैं। एलईडी समझते हैं ना, ये छोटी एलईडी। इनपुट में आप कोई स्विच लगा सकते हैं, टच बटन लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक पुश बटन है, ये पुश बटन लगा दिया। ठीक है, ये हम इसके नीचे लगा देते हैं और इसको इसके साथ ऐसे कर देते हैं। इस एलईडी को हम ज़्यादा, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये पिक का माइक्रो कंट्रोलर है, और इसको हम किसी पिन पे लगा देते हैं। ये पिन नंबर 5 है, B5। ये जो आपको ये याद रखिएगा, ये एलईडी लैम्प ये 2 है, LES2 लिखा हुआ है, और ये आपका लैम्प LES1 यानी कि लैम्प 1 है। ये इसको आपने लगाना है 4 पे लगा दें। ये जो बटन है ये आप लगा दें एक इंटरप्ट की पिन पे, 21 नंबर पिन पे। इसके एक ही पिन पे मेरे ख्याल से इंटरप्ट है हार्डवेयर, उसके ऊपर हमने ये बटन लगा दिया। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ये वर्क कैसे करता है। ये आपका बिगिन का कोड है और ये एंड का है। जब ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा तो बस ये एग्जीक्यूट करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है तो उसने क्या एग्जीक्यूट होना है। आपने अगर मिसाल के तौर पर इस एलईडी को ऑन करना है, कॉल मैक्रो हम करते हैं, किस एलईडी को, सेकंड नंबर एलईडी को ऑन करना है, मतलब ये वाली को, तो आपने एलईडी ऑन की कमांड दे दी। आप चाहते हैं कि 1 सेकंड के लिए ऑन हो, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाए। यहाँ से आपने दिया डिले, और डिले पे आपने 1 सेकंड का डिले दे दिया। इसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया, और फिर 1 सेकंड का आपने डिले दे दिया। ये नॉर्मली आप ब्लिंक का प्रोग्राम जब बनाते तो यही लिखते हैं ना, आपने ऑन किया, डिले दिया, ऑफ किया तो डिले दिया। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से, इसको आप थोड़ा सा स्लो मोशन में रन कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा स्लो मोशन में ये चलेगा, ये देखें ऑफ हुआ 0। अभी दोबारा से एलईडी को देखना है आपने, ऑन हुई एलईडी, ऑफ हुई 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि इट्स नॉट अ वाइल लूप, कि वो बार बार आपने चलाने के लिए इसके अंदर कोई लूप नहीं लगाई। पीएलसी में तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क 1 2 3 के बाद वो आ जाता है ना, उसमें लूप लगी हुई है समझ लो। इसमें आपको प्रोग्राम में लूप लगानी पड़ती है, किसी भी कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर में करें। इसको मैं एक लूप के अंदर बंद कर देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड वाइल लूप। ये कौन सी लूप है? वाइल लूप। और आपको पता है कि जो वाइल लूप होती है फॉरएवर लूप होती है। आप देखें ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया है। अब जब आप इसको चलाएंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा। ये भी आप देखिएगा, ये दोबारा से यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे अब घूमता रहेगा। ये समझ गए बात आप? तो ये समझ लें आप कि ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, ये नेटवर्क नंबर 3 है, ये नेटवर्क नंबर 4 है। तो ये इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सही। अब हम आ जाते, ये देखिए मेन ब्लॉक है, जैसे आपका उसका मेन ब्लॉक था, इसका भी एक मेन ब्लॉक बना हुआ है। सही। अच्छा जी, अब हम इंटरप्ट को यहाँ पे लगाते हैं, और मैं इसे कहता हूँ कि तुमने हार्डवेयर, मेरी जो पिन नंबर
INT 0 वाली पिन है जिस पे मैंने ये LED दूसरी लगाई हुई है, सॉरी बटन लगाया हुआ है, इस पे इंटरप्ट लाओ और साथ इंटरप्ट आने के बाद जाए INT_0 पे। ये मैंने PLC से थोड़ी सी सिमिलरिटी लाने के लिए INT 0 पे जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने नाम उसका वही रख दिया और यहाँ से आप उसको ये कर सकते हैं। ये देखें आपका मेन ब्लॉक आ गया और ये INT 0 वाला ब्लॉक आ गया, ठीक है, एक डिफरेंट ब्लॉक आ गया। अब मैं उसे क्या कहता हूँ कि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ये इंटरप्ट होता ही जो है वो, अगर आप इसको डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये लिखा हुआ है राइजिंग एज ऑफ INT 0। इसका क्या मतलब होता है? राइजिंग एज का मतलब ये है किसी ने बटन अगर प्रेस किया तो, फॉलिंग एज का मतलब होगा प्रेस करने के बाद छोड़ देने पर, ठीक है। तो आप राइजिंग पे भी ला सकते हैं और फॉलिंग पे भी ला सकते हैं। तो मैंने राइजिंग पे इंटरप्ट जनरेट कर दिया। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये आएगा ही तब जब बटन प्रेस हुआ होगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया ना कि वो बटन प्रेस होने पे इधर आ जाए। ये तभी आएगा जब बटन प्रेस होगा। इस बटन को प्रेस होने पे मैं क्या करता हूँ, LED को ऑन कर देता हूँ। तो मैं LED नंबर 1 को इसको ऑन कर देता हूँ। अब आप देखें इसको मैं चलाता हूँ, आपका नॉर्मल प्रोग्राम एक दफ़ा इनिशियलाइज हुआ, बाकी LED ऑन ऑफ वाला चल रहा है, तो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। अब आपके पास नेटवर्क नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले मैं नेटवर्क नंबर 3 पे ये प्रेस करूंगा बटन, देखिएगा क्या होगा, ठीक है। अभी दोबारा आने दे इसको, नेटवर्क नंबर 3 पे प्रेस करता हूँ। हाँ जी, समझ आई बात आपका क्या हुआ? तो समझ आई? फिर दोबारा से देखें। ये देखें, समझ आई बात? तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो कोड करने वाला बंदा है ना, उसके माइंड के अंदर ये होना चाहिए। जब तक ये विजुअलाइजेशन, अब मैं बोल रहा था ना पहले आपको कि भाई ये ब्लॉक है, ये इधर जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जाएगा। अब मेरे माइंड के अंदर तो वो क्लियर था, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो क्लियर शायद ना हो उस तरह। लेकिन अभी आपके माइंड के अंदर वो क्लियर हो रहा है कि जाता किधर है वो, ठीक है। जिस जगह पे जाता है उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। अच्छा, वैसे आपकी इंटरेस्ट के लिए अगर मैंने एक दफ़ा प्रेस होने पे ये लाइट ऑन करनी है, दूसरी दफ़ा प्रेस होने पे ऑफ करनी है, तो क्या करूँगा मैं? नहीं, वो तो फ़ायदा नहीं है ना, प्रेस करने पे आपने ऑन पे छोड़ने। मैं ये कह रहा हूँ एक दफ़ा बटन प्रेस करके छोड़ा तो ऑन हो जाए, दूसरी दफ़ा प्रेस करके छोड़ें तो ऑफ हो जाए। कमाल कर दिए। ठीक है, लगा सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं लगा सकते। आप एक काम करें, यहाँ पे आप इफ़ की कंडीशन लगा दें, इसको आप अंदर कर दें। इफ़, अब ये कहेगा हाँ जी बताएं आप इफ़ किस पे लगा रहे हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ विच इज़ कॉल्ड ऐड वेरिएबल टी। एक वेरिएबल लिया बोलियन टाइप का, ये मैं उसे कहता हूँ बोलियन टाइप है। और इनिशियलाइजेशन का मतलब है शुरू में इसमें क्या डाल दें, 0। इसको मैंने डाल दिया 0। और अब मैं कहता हूँ ये टी जो है ना, टी, अगर टी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, अगर टी की वैल्यू 0 है तो तुम किधर आओ, इधर। तो शुरू में टी में क्या पड़ा होगा, इधर ही आएगा ना। तो एलईडी को क्या करेगा, ऑन करेगा तो वापस चला जाएगा। अब दोबारा जब आएगा तो फिर भी 0 मिलेगी। अब फायदा क्या हुआ? तो आप भाई एल्स तो तब होगा ना जब टी को मैं 1 करूंगा। पहले तो आपने अपना काम करने के बाद टी को आप 1 कर देना, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम वो इधर ना आए, दूसरी तरफ जाए। समझ के बाद आप, तो ये मैं यहाँ पे टी को कर दूंगा 1, यानी कि तुम्हारी वैल्यू अगर 0 है, टी की वैल्यू, इसको ऑन करो और टी में 1 डाल दो और वापस चले जाओ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा?
जब नेक्स्ट टाइम आएगा ये बटन प्रेस होगा, एक दफ़ा तो उसने ऑन करके चला गया ना, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये इधर आएगा कि इधर आएगा? वापस आते दोबारा जो कर देता है। सर पहले देखिए कंडीशन क्या बता रही है। मुझे ये बताओ कि मैंने किसी भी जगह पे कोड के अंदर ये लिखा हो कि टी में 0 चला जाए, जो आपने कहा है, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ? तो फिर आपने क्यों कहा? ये लगा हुआ है इफ और एल्स। ये कंडीशन ट्रू है तो एक काम करो, फॉल्स है तो एक काम करो, ठीक है। शुरू में टी में क्या पड़ा हुआ है? 0। इधर आएगा, लैंप को ऑन करेगा और टी में मैंने 1 डाल दिया, मैंने खुद डाल दिया 1। क्यों डाला? कि अब लाइट ऑन है तो ऑन वाली कंडीशन में दोबारा ना आए ये। अब जब यहाँ पे आएगा टीक में देखेगा क्या पड़ा हुआ है? 1, तो ये आएगा फॉल्स वाले पे। और यहाँ पे आपने क्या करना है? एलईडी ऑन है तो क्या करना है आपने? ओ भाई एलईडी को ऑफ करवाना है ना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी साइंस हो गई है? एलईडी को आपने ऑफ करवाना है। और फिर क्या करूं? अब किसी ने आंसर दिया तो सही, उसको समझ आ गई होगी। अब क्या करूं? टी को 0 कर दें, सही है। एक ही बंदे को समझ आ रही है मुझे लगता है, बाकी जो है ना ठीक। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है और ये पीएलसी क्या है, ये हर चीज में यूज होती है, हर चीज में, ठीक है। आप टी को 0 कर दें। तो अब जब एक दफा बटन प्रेस होगा तो ये इधर से गुजरेगा और दूसरी दफा बटन प्रेस होगा तो इधर से गुजरेगा। तो पहली दफा इसको ऑन करेगा, दूसरी दफा ऑफ, तीसरी दफा ऑन, चौथी दफा ऑफ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया? जब इधर से गुजरा तो इस कंडीशन को फॉल्स करवा दिया, जब इधर से गुजरा तो इस कंडीशन को फॉल्स करवा दिया ताकि इधर से आए। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी इसको कर सकते हैं। अभी आप देखें, मैंने प्रेस किया, अब इधर से गुजरा, ये ऑन किया। अब मैं दोबारा से प्रेस करूंगा, किसी भी प्रेस कर, ये प्रेस किया, ये ऑफ पे, अभी ये देखें ऑफ होगी। एक दफा प्रेस करेंगे तो ऑन पे जाएगा और एक दफा प्रेस करेंगे तो ऑफ पे जाएगा। अब आपका एलईडी आपकी नॉर्मल चल रही है, ये देखें। अभी मैं इसकी आपको स्पीड फास्ट कर दूं ना तो अब ये नॉर्मल चल रहा है, देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है अपने आप। और इसको आप प्रेस करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये चल रही है नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इतना तेजी से वो उधर जाके आ जाता है कि आपको फील भी नहीं होता कि उधर गया भी था वो। ये देखिए, ये नॉर्मल, आपका नॉर्मल रूटीन में ये काम हो रहा है मेन ब्लॉक में, और ये काम हो रहा है आपका इंटरप्ट में। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद जितनी भी कोडिंग, अगर मुझे किसी कोडिंग आई है ना, अगर ठीक है समझ उसकी, वो इसी सॉफ्टवेयर की वजह से आई है, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ कि फ्लो कोड में आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब अब आपको एक एक चीज़ का पता चल रहा होता है कि कैसे चल रही है प्रोग्राम के अंदर। और ये कोड वैसे नहीं बना हुआ, ये प्रॉपर आपका 100% वर्किंग कोड है। अगर आप इसको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न कर देंगे तो ये 100% चलेगा, ठीक है। और स्टार्ट में हमने सारे बहुत से कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो इसमें फ्लो कोड के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 100% वर्किंग है। ये आर्डिनो को भी प्रोग्राम कर देता है, AVR को भी करता है और पिक को भी करता है, और ये सारे कंट्रोलर्स को प्रोग्राम कर सकता है ये, ठीक है। ये बिल्कुल चलने वाला कोड है ये। इसकी हेक्स फाइल यहाँ से जनरेट हो जाती है, जो माइक्रो कंट्रोलर में बर्न हो जाती है। अच्छा जी, तो ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें आपको ये बताया था कि हाउ टू विजुलाइज, कि आप इसको कैसे जो है विजुलाइज करवा सकते हैं कि ये इंटरप्ट कैसे आएगा। अच्छा, आपने शायद एक चीज़ गौर की नहीं की, मैंने वाइल लूप के बाहर उसको इनिशियलाइज करवाया है। इंटरप्ट का ब्लॉक मैंने वाइल लूप के बाहर लिखा था ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो सिर्फ एक बार, बिल्कुल आपने हमेशा याद रखना है, इंटरप्ट को एक ही दफ़ा इनिशियलाइज करवाया जाता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं करवाया जाता, वाइल लूप के अंदर नहीं लगाते। तो ये बताएं कि पीएलसी के अंदर यही अगर काम करना हो तो कैसे करेंगे?
यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाऊं? SM0.1, और हमने SM0.1 के बारे में पढ़ा हुआ है कि SM0.1 प्रोग्राम में एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, इसी तरह जैसे कि वाइल लूप के बाहर उससे वो हो रही थी। तो इसके साथ आपने इंटरप्ट को इनिशियलाइज करवाना होता है। इंटरप्ट का अगर ये ब्लॉक देखें आप, तो इसमें सबसे पहला काम आपने करना है अटैच का। अब जब आप अटैच का ब्लॉक लगाएंगे तो आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक INT मिलेगा और एक आपका इवेंट मिलेगा। ठीक है, EVNT, इसका क्या मतलब है? INT का ये मतलब है कि आपका इंटरप्ट आने के बाद जाए कहाँ पे, तो हमारा किधर जा रहा है? ये 0 पे। अभी तो आपके पास चॉइस ही 0 की है, ये देखें ना, मैं इसको 0 लिखता हूँ तो ये चॉइस ही 0 की है, ये INT 0 यहाँ पे लिखा आ गया है, ये देखें INT 0 लिखा आ गया ना यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपके पास चॉइस ही इसी की थी, लेकिन आपके पास ज़्यादा चॉइस हो सकती है। कैसे? आप अगर यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक में जाएं तो ये इंटरप्ट को राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं तो आप एक और इंटरप्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप 1 पे भी जा सकते हैं और 0 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि आपने इंटरप्ट आने के बाद जाए कहाँ पे। तो ये INT 0 में जाए तो मैंने इसको 0 लिख दिया। इसके बाद इवेंट है, EVNT लिखा हुआ है। ये इवेंट ये डिसाइड करता है कि आपका इंटरप्ट किस बेस पे आएगा। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा तो किस पिन पे होगा, सॉफ्टवेयर होगा तो कौन सा होगा। तो ये डिसाइड करता है आपका EVNT। और ये इवेंट आपकी बुक के पेज नंबर 154 पे इसका पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, टेबल क्या दिया हुआ है? टेबल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने को किस बेस पे इंटरप्ट को लाना है। अभी आपकी जो हार्डवेयर पिंस पे इंटरप्ट है वो टोटल 8 है, 0 से लेकर 7 तक, 0 इंक्लूडेड हो तो 8 होता है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने लिखा इवेंट में 0, क्या लिखा आपने? 0, तो इसका क्या मतलब होगा? I0.0 की राइजिंग एज पे इंटरप्ट आएगा। सही है, I0.0 की राइजिंग एज पे इंटरप्ट आएगा। अच्छा जी, तो हम जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि आपकी बुक में ही यहाँ पे लिखा हुआ था आपने कौन सा इवेंट चूज करना है। आप कोई भी इवेंट बता दें 0 से 7 तक, कोई भी बताएं कोई कौन सा इवेंट करूं 0 से लेकर 7 तक। 4 पे लिखा हुआ है I0.2 की राइजिंग एज, I0.2 की राइजिंग एज याद है, तो यहाँ पे आपने 4 लिख देना है। इसके बाद एक ऑप्शन इनेबल इंटरप्ट आपने जरूर करना है। अच्छा, बेसिकली इनेबल इंटरप्ट क्या है? इनेबल इंटरप्ट ऐसा ही है कि इसमें 34 के करीब इंटरप्ट्स हैं, तो आपने सारे के सारे इंटरप्ट्स को यूज होने के लिए इनेबल कर दिया। अब आप अटैच का ब्लॉक लगाएंगे तो काम करेगा कि उन 34 में से आपने एक को पिक किया ना, वो अटैच के ब्लॉक से पिक किया। लेकिन अगर आपने इनेबल की इंस्ट्रक्शन ना लगाई, अटैच सिर्फ कर दिया, तो फिर इंटरप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इनेबल इंटरप्ट को लगाना जरूरी है, ये सिंटेक्स में है। ठीक है, अच्छा जी, अब इंटरप्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो किसी लाइट को ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे किसी लाइट को ऑफ भी करना है। तो मैं I1.5 से जिस लाइट को मैं ऑन करूंगा, सपोज वो होगी आपकी Q0.0, तो मैं Q0.0 को मेन ब्लॉक में रीसेट कर देता हूँ। अब आपको पता है कि I0.2 पे इंटरप्ट आएगा, तो वो इंटरप्ट जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। इस पे आपने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा देनी कि जहाँ पे आपने कोई बटन लगा दिया I0.0। क्यों भाई? जब आप इंटरप्ट के अंदर जाएंगे तो थोड़ा ही पता होगा वो कौन सा टाइम होगा। आपने साथ साथ उस बटन को भी तो नहीं प्रेस करना ना, आपको तो ऑलवेज ऑन चाहिए ना कि इंटरप्ट आए तो और जो भी कंडीशन आपने लिखी हो एग्जीक्यूट हो जाए। आप इसमें लिमिटेशन ये है कि अकेला नहीं लिख सकते, मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना
कि आप बस इंटरप्ट आए तो ये बिट सेट हो जाए, लेकिन मसला ये है कि एरर दे देगा। ये एरर ये कहेगा कि आपको यहाँ पे प्रीसीडिंग लॉजिक चाहिए, और प्रीसीडिंग लॉजिक तो हमें ऑलवेज ऑन ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑलवेज ऑन कर, क्योंकि पीछे तो हमने लिखा हुआ है ना कि आई 0.2 की राइजिंग एज पे ही आए। सही है, एक काम करते हैं, उसकी फॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको वो हो जाएगा। 5 कर देते हैं, इसकी फॉलिंग एज हो जाएगी शायद। ये राइजिंग थी ना, ये फॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रा आपको बटन छोड़ने में पता चला, प्रेस होने पे तो चले नॉर्मली वैसे भी ऑन हो जाते हैं, छोड़ने पे ऑन होगा, तो ये स्पेसिफिक एक कंडीशन आ जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये केबल प्रेस करें, केबल हमारी अभी HMI की लगी हुई है, हम इसको अभी चेंज करने लगे हैं, PLC की केबल लगाएंगे। लगी? तो यहाँ से हम प्रोग्राम को डाउनलोड करने लगे हैं। तो ये आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हार्डवेयर में जब इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये कैसे एक्ट करता है। तो अभी आपका जो हार्डवेयर है वो आपका दिखा रहा है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ। अब मैं कोई और बटन प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने आई 0.2 के अलावा तकरीबन हर बटन प्रेस कर दिए, तो इंटरप्ट नहीं आ रहा। अभी हम आई 0.2 को मैंने प्रेस किया, छोड़ा नहीं, अभी मैंने प्रेस रखा हुआ है। जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको लाइट ऑन मिलेगी, ये देखें। ठीक है, आपका इंटरप्ट आ चुका है। अब आप इससे बंद करना है तो आप इससे बंद कर सकते हैं। अब आप इंटरप्ट के अंदर जाके इसको देख भी सकते हैं कि इंटरप्ट कैसे आता है। अब मैं आई 0.2 को प्रेस करता हूँ, अब मैं छोड़ने लगा हूँ, प्रेस करता हूँ, छोड़ने लगा हूँ, प्रेस करता हूँ, छोड़ने लगा हूँ। तो जब भी मैं इस बटन को प्रेस करके रिलीज़ करूँगा तो आपका इंटरप्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपने फॉलिंग एज पे इसको लाया हुआ। सही है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट को आप प्रोग्राम के अंदर ऐसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे इमरजेंसी स्विच लगा, सर इमरजेंसी स्विच तो दो तरह से। अच्छा जी, आज हम इंटरप्ट की जो सेकंड टाइप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो आपने देख लिया था कि हार्डवेयर इंटरप्ट आपका कैसे काम करता है। आज हमने ये देखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो कैसे काम करता है। और जैसे मैंने आपको हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में थोड़ा सा ये बताया था कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो आपका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में आपको यूज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है ये आपका बहुत कॉमनली, ठीक है, बहुत कॉमनली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। सही है, और क्यों यूज़ होता है उसको हम बाद में स्टडी करेंगे और इसकी एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। लेकिन आज हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर ये एक्सप्लेन किया था कि इंटरप्ट जो है वो कैसे एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर जाता है और उधर जो काम लिखा होता है वो करता है और वापस आ जाता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी यही काम करेगा, लेकिन वो किसी फिजिकल कंडीशन की बेस पे नहीं करेगा। कल तो आप आई 0.0 को प्रेस कर रहे थे ना, या आई 0.2 को प्रेस करके छोड़ते थे तो आपका इंटरप्ट आ जाता था। लेकिन आज आप उसको फिजिकली प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि आपकी किसी सॉफ्टवेयर कंडीशन की बेस पे वो इंटरप्ट आएगा। अब वो सॉफ्टवेयर कंडीशन क्या हो सकती है? तो ये जो सॉफ्टवेयर कंडीशन है इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये S7200 का मैनुअल है, इसके अंदर हम देखते हैं
इंटरप्ट। ये इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है और इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आएगा, इंटरप्ट। इसका किधर है जो नोट्स लिखे हुए हैं? ये पेज नंबर है 153, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। ये इसका एक चार्ट बना हुआ है। ये इसमें अगर आप ज़रा गौर से देखें तो दो इंटरप्ट्स ऐसे हैं जो इंटरप्ट नंबर 10 और 11 है। ये इसको कहा जाता है टाइमर इंटरप्ट 0, टाइमर इंटरप्ट 1। सही है? अच्छा, इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको दोबारा से आज एक और चीज़ बताता हूँ। आपने कभी गौर किया कि आप जब टाइमर लगाते हैं, नॉर्मल टाइमर अपने प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं, तो क्या वो टाइम एक्यूरेट होता है? अगर आपने लिखा हुआ है कि 1 सेकंड के बाद एक काम हो, तो क्या एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा? अभी तो आपके ख्याल में एक्यूरेट है, ऐसा ही है ना? वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो एक्यूरेट क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता। मैं कहता हूँ एक्यूरेट नहीं है और उसको मैं प्रूव आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कल वाला ही प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं, इंटरप्ट वाला। सही है? और इस इंटरप्ट के प्रोग्राम के अंदर आप अगर ज़रा गौर से देखें तो एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद आपने 1 सेकंड का ये डिले दिया ना, ये समझ लें आपने वो टाइमर डिले है जो मैं दे रहा था उधर। 1 सेकंड के बाद डिले दिया, फिर ऑफ किया, फिर 1 सेकंड का डिले दे दिया। ऐसे ही है? आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लैंप है ये कितने टाइम के बाद ऑन होगा? 1 सेकंड के बाद। और ये ऐसे ही है? अच्छा, ये बात है। एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल a, और इसकी इनिशियल वैल्यू में 0 दे देता हूँ। इसकी बूलियन शुरू में मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 0। आप बताएं मुझे इसका जो डिले है वो 1 सेकंड होगा? क्यों? फिर क्या हो गया? हमने 1 सेकंड का डिले दिया हुआ, ये देखें। तो आपके ख्याल में इसके ऑन होने का या इसके ऑन होने का या ऑफ होने का जो डिले है वो 1 सेकंड है? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा ना कि नहीं लगेगा? जब आपका ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ये देखें, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन ये भी तो टाइम इसमें शामिल हो गया ना। अब यानी कि इसके ऑफ होने के अंदर ये भी टाइम शामिल हो गया। ठीक है, ऑन वो 1 सेकंड ही रहेगा एग्जैक्ट, लेकिन ऑफ जो है वो इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन भी आ गई। आगे कि नहीं आ गई? पहले तो ये नहीं थी ना। तो आप बताएं ऑन ऑफ का टाइम इक्वल हुआ या बराबर रहा 1 सेकंड? नहीं रहा ना बराबर। तो आपका प्रोग्राम तो उसी तरह चल रहा है। हाँ, और दो कि जब आप इसकी स्पीड को फास्ट करेंगे तो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये डिले इसके अंदर आया है। क्यों? क्योंकि ये इतना कम डिले होगा कि आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ टाइम का डिफरेंस आया है। लेकिन मसला ये है कि जब आप कोई क्लॉक चलाते हैं, कोई सेकंड चलाते हैं, ठीक है, किसी घड़ी के ऊपर डिजिटल क्लॉक है, वहाँ पे आपका 1 मिली सेकेंड का अगर फ़र्क आ गया तो 1 मिली सेकेंड का फ़र्क 1 घंटे में कितना होगा? 60
मिली सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में कितना होगा, 2 दिन में कितना होगा, 4 दिन में कितना होगा, तो आपको घड़ी पे एक वाज़ह डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आपकी घड़ी कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको समझ नहीं आने वाला ट्रैफिक सिग्नल के अंदर या इन चीज़ों के अंदर, लेकिन आपको एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल टाइम तो वो नहीं रहा। इसी तरह पीएलसी में भी जब आप काम करते हैं तो जब आप कोई टाइमर लगाते हैं तो उसका डिले उतना एक्यूरेट नहीं होता। आपको फील इसलिए नहीं होता कि वो बहुत फास्ट है, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो डिले एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन बनी हुई है जो फिक्स्ड डिले जनरेट करती है। उसमें जो कुछ मर्जी हो जाए, आपका वो जो डिले है वो चेंज नहीं हो सकता। और वो कैसे है? टाइमर इंटरप्ट से। टाइमर इंटरप्ट आपका एक ख़ास टाइम पूरा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। उधर जाने के बाद जो काम है करेगा, वापस आके दोबारा स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा ही है कि आप स्टॉप वॉच लें, हाथ में रख लें, हर 10 सेकंड के बाद आप सब रूटीन में जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन आपकी स्टॉप वॉच आपने स्टॉप नहीं करनी जब आप उधर गए और वापस आए तो। क्यों? आपका उधर जाना और वापस आना उसी टाइम का हिस्सा है। ये नहीं होगा कि आपकी घड़ी आपने बंद कर देनी है जब आप सब रूटीन में जाएंगे तो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जाना और आना हिस्सा है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट टाइम बनाना है ना। एग्जैक्ट टाइम के लिए आप रोक देंगे तो वो भी तो इंक्लूड हो जाएगा फिर। तो ये जो टाइम है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट आप टाइमर इंटरप्ट से इसलिए जनरेट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उसने 1 सेकंड के बाद जाना है तो 1 सेकंड चाहे यहाँ पे कंप्लीट हो, चाहे यहाँ पे कंप्लीट हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, उसने उसी वक्त उधर चले जाना है इधर रूटीन में। उसके बाद फिर उधर से वापस आ जाना है। ठीक है। अच्छा, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी आप ये जनरेट करवा सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप ये वाला इंटरप्ट जनरेट करवा सकते हैं। सही है। तो इसमें तो खैर मैं अब जनरेट नहीं करवा रहा क्योंकि आपको उस तरह शायद नज़र ना आए, लेकिन हार्डवेयर में हम अभी जनरेट करवाने लगे। तो आपको ये समझ आ गई है कि हमें अब सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका ये होता ना कि सर टाइमर तो हमारे पास पड़े हुए थे, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं टाइमर इंटरप्ट को जो टाइम कैलकुलेट करेगा? वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर तो यही हो गया कि ये जो टाइम है जो आप टाइमर इंटरप्ट से जनरेट करते हैं, ये टाइम आपका बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है। ठीक है, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता। अब इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स ये है कि टाइमर को तो आपको पता है हमेशा SM0.1 से ही इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है अटैच का ब्लॉक जो कल आपने लगाया था इंटरप्ट के अंदर। तो अटैच में आपको पता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। ये देखें, इवेंट कौन सा है? 10। तो आपने इवेंट लिख दिया यहाँ पे 10। इंटरप्ट आने के बाद जाए कहाँ पे? वो आपने यहाँ पे लेके जाना है इसको। तो इसको क्या लिखना है? 0। ठीक है। अगर कोई और इंटरप्ट होता तो वो भी लिख सकते थे आप। उसके बाद आपने कर देना है इनेबल इंटरप्ट। तो अगर आप ज़रा गौर से देखें, बाकी इंटरप्ट तो आपके जो आपने हार्डवेयर के यूज़ किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि I0.0 की राइजिंग एज है, फॉलिंग एज है, किस पे वो इंटरप्ट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कोई टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि मिल रही है ये टाइमर इंटरप्ट, लेकिन इसके अंदर टाइम की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आपने किस टाइम की बेस पे इस इंटरप्ट को जनरेट करना है। तो अगर आप इधर दोबारा से इस टेबल के अंदर देखें तो जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि किस बेस पे इंटरप्ट आए, वहाँ पे SMB34 लिखा हुआ है। और ये SMW नहीं कर सकते, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं भी पूछूंगा। इसको आप W नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड वैल्यू है SMB34, ये रिजर्व है इसी काम के लिए। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये टाइम की इंफॉर्मेशन है और इसको आपने इससे पहले लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये बाइट है तो मैं मूव बाइट लिख रहा हूँ। सपोज मैं इस पर 10 लिख के SMB34 लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब होगा?
अच्छा, एक तो चीज़ आपको ये कंफर्म होनी चाहिए कि अगर ये टाइमर इंटरप्ट है और टाइम की इंफॉर्मेशन ही मिसिंग थी तो ये कोई टाइम की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई ब्लॉक है। सही है। और मैं आपको बता भी देता हूँ ये टाइम डिसाइड करता है कि कितने टाइम के बाद आपने उधर जाना है। आपको इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हाँ जी, टाइम का आपको पता चल गया। और कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है? नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इंफॉर्मेशन मिसिंग ये है कि ये कितना टाइम है। टाइम तो है लेकिन कितना टाइम है ये मिस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि व्हाट इज 10। क्या ये 10 मिली सेकेंड है, क्या ये 10 सेकेंड है, क्या ये 10 मिनट है, चाहे 10 घंटे हैं, क्या है ये। तो आप इसमें मिनिमम वैल्यू जो लिख सकते हैं वो 1 लिख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, और ये सबको पता होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू का। भाई ये अंडरस्टूड है कि ये बाइट है, तो बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 255। ठीक है। तो एक बाइट में आप मिनिमम वैल्यू टाइम के लिहाज से 1 और मैक्सिमम वैल्यू आप 255 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये, और दूसरा ये है कि मैंने आपको पता नहीं अभी बताया कि नहीं, ये मिली सेकेंड है। ठीक है। आप जो भी यहाँ पे डिजिट लिखेंगे उतने मिली सेकेंड के बाद इंटरप्ट ने आना है। और इंटरप्ट की मैंने एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, अभी दोबारा से दे रहा हूँ। सपोज करें कि ये जो कॉरिडोर बना हुआ है ये वाला क्लास के साथ अंदर ये वाला, ठीक है, ये समझ लें इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये वाली। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो ये एवरी 100 मिली सेकेंड के बाद उधर जाएगा और फिर इस जगह पे वापस आ जाएगा। ये मेन ब्लॉक है। फिर 100 मिली सेकेंड के बाद जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये रूटीन उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आपकी पीएलसी ऑन है। सही है। तो टाइम का आपको पता चल गया। इस पे जो कुछ लिखेंगे वो मिली सेकेंड होगा। अच्छा, यहाँ पे सपोज आपके सब रूटीन के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है और टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा हुआ है। सही है। और आप वो प्रोग्राम काउंटर है जो कि पीएलसी के ऊपर चल रहा होता है, मतलब नेटवर्क नंबर 1 2 3 4 के ऊपर चल रहा होता है। आपसे मैं कहता हूँ कि आपने हर 100 मिली, सपोज आप इतना फास्ट जा सकते हैं तो आप हर 100 मिली सेकेंड के बाद उधर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं टास्क आपको ये देता हूँ कि आपने 1 सेकेंड के बाद या चलें 10 सेकेंड के बाद आपने ग्लास उठा के लाना। कितने सेकेंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। तो कैसे लाएंगे बताएं? जाना भी आपने 100 मिली सेकेंड के बाद और लाना 10 सेकेंड के बाद। कैसे लाएंगे? काउंटर तो उसके अंदर तो नहीं लगा सकते, पहले तो बात है। आप वो वाला काउंटर तो नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपने काउंटर पढ़ा है वो वाला काउंटर तो नहीं लगा सकते। वो तो किसी पॉज एज की बेस पे काम करता है। हाँ जी। चलिए मैं कहता हूँ आपको 1 सेकंड के बाद आपने वो चीज़ लानी है। जाना आपने 100 मिली सेकेंड के बाद। कैसे करेंगे? आपको मैंने ये क्वेश्चन के अंदर कहा है कि आपने हर चक्कर में ग्लास लाना है, कहा कि नहीं? तो बाकी क्यों चुप बैठे हुए हो? कहा है मैंने? नहीं कहा। मैंने आपको यही कहा है ना कि 1 सेकंड के बाद लाना है। ठीक है। वो तस्वीर नहीं होती जिस पे आप वो करते हैं, आप एक हाथ में पकड़ लें। पहले चक्कर जब उधर पहुंचे तो 1 काउंट कर लें, वापस आ जाए, खाली हाथ वापस आ जाए। दूसरा चक्कर आपका जब होगा तो कितने टाइम हो चुका होगा? 1 चक्कर में 100 मिली सेकेंड हुए तो दूसरे पे
200 मिली सेकेंड हो चुके होंगे, फिर आप एक और काउंट करो, वापस आ जाए। जब आप 10वां चक्कर लगाएंगे तो आपका टाइम कितना हो चुका होगा, और आपके उधर जो आपने उठाया हुआ है काउंटर उस पर कितना कितना लिखा होगा, वैसे देखा जाए तो 9 लिखा होगा टेक्निकली। कैसे? ज़ीरो भी शामिल नहीं है। जब आप उधर गए थे तो ज़ीरो था ना आपके हाथ में, आपने 1 किया ना, लेकिन जब पहुंच चुके थे तो वहाँ पे तो वो कर दिया था। ठीक है, अभी हम इस डिस्कशन पे नहीं जाते, लेकिन आप ये समझ लें कि जब आपका 10वां चक्कर होगा तो आपका टाइम कितना गुजर चुका होगा, 1 सेकेंड। क्यों? 100 मिली सेकेंड आपके उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 1000 हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उस 10वें चक्कर में ग्लास उठा के ले आना है। ठीक है, उस 10वें चक्कर में ग्लास आप ले आएंगे तो आपका उधर जाने वाला भी जो आपने काम करना था 100 मिली सेकेंड के बाद वो भी हो गया, और साथ साथ आपने 1 सेकेंड के बाद वो जो ग्लास आपने उठा के लाना था वो भी ले आए। ठीक है, तो इसी तरह आपने अगर कोई काम इंटरप्ट के अंदर 1 सेकेंड के बाद करवाना है तो वो आप 1 सेकेंड के बाद करवा सकते हैं उसके अंदर काउंटर लगा के। ठीक है, लेकिन ये काउंटर वो वाला काउंटर नहीं होगा, ये हमने यूज़ किया लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, वैसे मैंने यूज़ कर दिया था जब हम उसको पॉज एज को पढ़ने लगे थे। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन होती है विच इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास क्यों लिमिटेशन है 1 सेकेंड बनाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम मैक्सिमम 255 मिली सेकेंड है, तो हम तो 1 सेकेंड के बाद तो डायरेक्टली जा ही नहीं सकते। तो हमने 1 सेकेंड बनाने के लिए वहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे आ जाए आप, इस पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेस देन इक्वल टू, इंटीजर नहीं, लेस देन इक्वल टू बाइट। VB0 एक में मेमोरी ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। शुरू में VB0 पे क्या है, 0 पड़ा हुआ है। मैं इसे कहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 10 से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू 10 से छोटी है तो शुरू में ज़रा 0 पड़ा हुआ है तो 10 से छोटी होगी, तो आप इसको क्या करें, इंक्रीमेंट करते जाएं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1 जिस तरह होता है। तो ये इंक्रीमेंट का ब्लॉक आप इंटीजर मैथ में शायद हो, हाँ इसमें होगा, ये है। ठीक है, ये तो आप VB0 में VB0 का इंक्रीमेंट कर दें। इसका मतलब, इस ब्लॉक का मतलब शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। इस ब्लॉक का मतलब ये है कि VB0 is equal to VB0 plus 1। ये जो VB0 है ना वो ये लिखा हुआ है, ये वाला, और ये प्लस 1 जो है ना, प्लस 1 ये वाला, ये ब्लॉक है, और जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है। किस में इंक्रीमेंट करना है, वो इसमें प्लस 1 का करना है, और किस में सेव करना है, वो VB0 में करना है। तो पहली दफ़ा जब ये इधर आएगा तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि हाथ में अगर आपने काउंटर रखा हुआ है उस तरह करेगा। आपका पहली दफ़ा जब ये आएगा तो आपका काउंट 1 कर देगा और फिर वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद जब दोबारा से 100 मिली सेकेंड के बाद आएगा तो काउंट 2 कर देगा। उस वक्त तक ये इस ब्लॉक को 2 करता रहेगा जब तक 10 नहीं हो जाता। जब 10 से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू VB
0 की वैल्यू अगर आप 10 से बड़ी हो जाए, 10 से बड़ी हो जाए, तो जब 10 से बड़ी होगी तो क्या होगा, कितना टाइम गुजर चुका होगा, 1 सेकेंड। तो ये नेटवर्क 2 जब एग्जीक्यूट होगा ना, ये चलेगा तो पहले भी, लेकिन जब 2 होगा तो इसका मतलब होगा 1 सेकंड गुजर चुका है, और आपने जो भी काम करवाना है वो इस नेटवर्क के 2 होने पे आप करवा सकते हैं। तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक और इंक्रीमेंट का ब्लॉक लगाता हूँ ताकि आपको काउंटर चलता हुआ नजर आए, 1 सेकंड वाला VB1 लगा देता हूँ। अच्छा, एक और मेमोरी मैंने ले ली। अब एक और मेमोरी मैंने क्यों ली, एक और मेमोरी मैंने इसलिए ली कि आपको ये पता चले कि VB0 100 मिली सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है और VB1 1 सेकंड के बाद। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि ये दोबारा बार बार 1 सेकंड के बाद ही इंक्रीमेंट हो और ऊपर वाला ब्लॉक 100 मिली सेकंड के बाद हो। चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। मुझे ये बताएं, जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो कौन सा नेटवर्क ट्रू होगा, ये वाला। चलो 10 पे भी यही होगा ना। तो जब 10 पे ये ट्रू है तो ये VB1 में क्या इंक्रीमेंट करेगा, 1 सेकंड के बाद करेगा, मानते हैं, और वापस चला जाएगा। जब दोबारा आएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 थी ना, 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 11। जब 11 होगी तो ये ट्रू होगा ना, तो इस पे जाने की बजाय इस पे आ जाएगा वो, तो ये उसको दोबारा इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन पहली दफ़ा जब उसने किया था तो 1 सेकंड के बाद इसको इंक्रीमेंट किया था, अब दूसरी दफ़ा कितने टाइम के बाद करेगा, 100 मिली सेकंड के बाद। वो तो काम ख़राब कर दिया आपने। आप तो चाहते हैं कि नेटवर्क 2 1 सेकंड के बाद इंक्रीमेंट करे और नेटवर्क 100 मिली सेकंड के बाद करे, तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे फिर। चलो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये ब्लॉक ना हम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यही इंक्रीमेंट लगाता हूँ जो अभी मैंने लगाया था ना, यही मैं इंक्रीमेंट लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना कंपैरेटर, ये इफ एल्स ही होता है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो तो इधर जाएगा, फॉल्स हो तो इधर जाएगा, ऐसे ही ना, मतलब इस तरह। मैं यहाँ पे एक मेमोरी ले लेता हूँ विच इज कॉल्ड काउंट, और इसकी वैल्यू मैं बाइट ले लेता हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसकी मैं 0 रख देता हूँ। ये अगर काउंट की वैल्यू लेस देन सपोज 10 हो, तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, सही है। अच्छा, अब नीचे में डिले दे देता हूँ 1 सेकंड का, क्योंकि ये काम 1 सेकंड के बाद हो, हर 1 सेकंड के बाद। तो आप देखें ये कैसे काम करेगा। आई होप कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जहाँ पे वेरिएबल आप देख सकते हैं, कैसे, शायद यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैं इसको ज़रा बंद करके दोबारा से चलाता हूँ। ये देखें, पहली दफ़ा आया, इधर से गुजरा, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया। अच्छा चलें, एक और काम करता हूँ मैं,
इस पे एग्जैक्ट वही टाइम देता हूँ ना, मिली सेकेंड है तो 100 मिली सेकेंड ही दे देते हैं, ठीक है ना। 100 मिली सेकेंड के बाद ये काम करे, और मैं इसको स्लो कर देता हूँ, ठीक है। ये अब हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये काम हो रहा है, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा फास्ट में कर देता हूँ। अब जब ये यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इधर से गुजरता रहेगा और काउंट आपका नहीं करेगा। अब देखें, नहीं कर रहा ना। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो यहाँ से गुजर रहा है, ये कितना टाइम के बाद गुजर रहा है? 1 सेकंड। वो 1 सेकंड किधर से हो गया? 100 मिली सेकेंड। किसी को ये ना समझ आया हो कि 100 मिली सेकेंड के बाद नहीं गुजर, देखे ना, यहाँ से आया 100 मिली सेकेंड के बाद गुजरा, वापस चला गया ऐसे। और आप मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा जब ये उस ब्लॉक में गया था, पहले तो आपका यहाँ से गुजर रहा था ना, इधर से, तो पहली दफ़ा जब ये इधर से गया था तो कितना टाइम गुजर चुका था? 1 सेकंड। लेकिन पहली दफ़ा 1 सेकंड गुजरा ना, उसके बाद तो हमेशा आपको तो ये नहीं चाहिए। आप तो चाहते हैं कि हर 1 सेकंड के बाद वो इधर से गुजरे। तो फिर बिल्कुल किसको रीसेट करेंगे? काउंट को रीसेट कर देंगे। किधर रीसेट करेंगे? यहाँ पे आपका काम होने के बाद तो मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाता हूँ विच इज़ कॉल्ड काउंट 1। काउंट, इसको मैं एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ काउंट 1 के नाम से, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0। जैसे मैंने VB0 VB1 लिखा ना, इसी तरह मैंने ये लिख दिया। ये काउंट 1 इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1, सही है। ये समझ में VB0 है और ये VB1 है, और इवन मैं इसको लिख भी सकता हूँ, आप अगर चलें इसको रहने दें, लेकिन VB आप 0 लिख भी सकते हैं। तो आपका अगर ये ज़रा गौर से देखें तो ये जो काउंटर है, ये वाला काउंटर, ये 100 मिली सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो काउंट 1 है वो अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका टाइम थोड़ा सा मैं तेज़ कर देता हूँ। ये देखें, ये देखें, अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब ये भी तो देखें, ये दूसरा काउंटर भी 100 मिली सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया है। पहला काउंट इसने 1 सेकेंड के बाद किया, लेकिन अगले सारे काउंट वो करेगा 100 मिली सेकेंड के बाद। तो क्या ऐसा काम करें कि जो दूसरा काउंटर है वो 1 सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो हमेशा से, और जो पहला काउंटर है वो 100 मिली सेकेंड के बाद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि यहाँ पे आने के बाद पहली दफ़ा यहाँ पे आने के बाद आप इस काउंटर को रीसेट कर दें, ताकि वो एक दफ़ा इधर से गुजरे और दोबारा फिर इधर से गुजरे, फिर 9 चक्कर इधर लगाए, फिर 10वां चक्कर इधर से लगाए, फिर 9 चक्कर इधर लगाए, फिर 10वां चक्कर इधर से लगाए। तो ये काम करने के लिए आपको काउंट को 0 करना पड़ेगा। तो अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि ये 9 के बाद पहले इधर आएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ इसको। कितने चक्कर हो गए अभी? 7, ये 8, ये 9, अब ये 10वां इधर से आएगा, ये हो गया 10, ये 10वां इधर अभी आएगा, ये इंक्रीमेंट किया, अब दोबारा से इधर से हो जाएगा। पहले तो वो तो जा रहा था ना, अब नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 100 मिली सेकेंड के बाद जब भी टाइम होगा, 1 सेकेंड से पहले तो वो राइट साइड से गुजरेगा, 1 सेकेंड पूरा हो जाएगा, लेफ्ट साइड से एक दफ़ा गुजरेगा, तो फिर दोबारा से उधर वापस। सही है। अब ये वापस हमने कैसे भेजना है, इस पे बताएं कैसे भेजना है। बिल्कुल वही काम करना है जो इधर किया हुआ है।
आपने इस VB को रीसेट कर देना है। तो इसको VB को कैसे रीसेट कर सकते हैं, आप मूव बाइट करें, 0 भेजें, VB 0 पे, यानी कि एक इंक्रीमेंट होने के बाद आपने इसको रीसेट कर दिया। अब आप मेन ब्लॉक में जाएं, फॉर्म 4 डिटेक्टेड है। ये आ गया। अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब आपको ये वैसे तो शायद बहुत अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी स्टेटस चार्ट पे इन दोनों वेरिएबल्स को देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, देखें, हर 10वें चक्कर पे ये एक दफ़ा इसको सेट करके फिर इधर चला जाता है। उस तरह सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होता है इसी तरह, देखें इसी तरह हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं स्टेट चार्ट पे, स्टेटस चार्ट पे VB 0 और VB 1। इसके ऑब्जर्वेशन में ऑन करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे ज़रा देखें वैल्यूज़ क्या कैसे हो रही हैं। बिल्कुल वही काम हो रहा है। ये जो आपका काउंटर है ये 1 सेकंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है VB 1, और VB 0 जो है वो 100 मिली सेकेंड के बाद हो रहा है। ये क्योंकि 100 मिली सेकेंड बहुत फास्ट होते हैं, इस वजह से वो कम्युनिकेशन वो मतलब ऐसे नहीं दिखा रहा, लेकिन ये ऊपर वाला जो है वो 100 मिली सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है, और नीचे वाला आपका 1 सेकंड के बाद। और ये जो 1 सेकंड बना है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये बना है टाइमर इंटरप्ट से। ठीक है, आपके प्रोग्राम में अगर 100 इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं तो उससे इसको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उन 100 इंस्ट्रक्शन के दरमियान किसी भी इंस्ट्रक्शन अगर CPU एग्जीक्यूट कर रहा है उसको टाइम पूरा हो गया तो वो उसी इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे छोड़ देगा, जस्ट लाइक योर हार्डवेयर इंटरप्ट। वो पहले वो टाइम में इंक्रीमेंट करेगा और फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, किसी के जहन में शायद ये भी हो सकता है, पता नहीं आपके जहन में अभी आया कि नहीं आए तो अच्छी बात है, कि ये जो इंटरप्ट है जब हम कहते हैं छोड़ के उधर वापस चला जाएगा, उधर जाएगा और फिर वापस आएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो इंटरप्ट के अंदर गया हो और जो टाइम आपने रखा हुआ वो पूरा हो जाए? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं? देखें, आपने कहा ना कि 100 मिली सेकेंड के बाद वो उसने उधर जाना है, और अगले भी 100 मिली यानी कि 200 मिली सेकेंड के बाद उधर जाना है, टाइम तो रुक नहीं रहा ना। तो अगर आपने इंटरप्ट के अंदर चले 10 नेटवर्क लिखे थे तो वो 10 नेटवर्क एग्जीक्यूट करते करते वो 100 मिली सेकेंड उधर ही पूरे हो जाए। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा हूँ। तो आपके ख्याल में इस तरह हो सकता है? नहीं, ये टाइम उन्होंने 1 मिली सेकेंड वैसे नहीं दिया हुआ। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इंटरप्ट के अंदर जो चीज़ लिखें उसमें आपका वो टाइम पूरा हो जाए। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में 0.22 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, माइक्रो सेकेंड्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड इसके लिए कितना ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी जब आप इंटरप्ट के अंदर गए हों तो आपका दूसरा टाइम उसी के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मली इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंटरप्ट का जब उसने 100 मिली सेकेंड के बाद जाना है, ये इंस्ट्रक्शन अभी तो आपने 2 नेटवर्क लिखे हुए वो एग्जीक्यूट करना है, वापस आना है, और टाइम जो है वो स्टार्ट है, टाइम रुका नहीं है। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, जस्ट लाइक योर स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को आपने स्टॉप नहीं करना, बस चला देना है। पहली दफ़ा 100 के बाद, दूसरी दफ़ा 200 के बाद, तीसरी दफ़ा 300 के बाद ये CPU ऑटोमेटिकली उधर जाता रहेगा। सही है।
अच्छा, ये समझ लें कि आपने इनकोडर को रीड करने का आधा लेक्चर पढ़ लिए। इनकोडर को रीड करने का आधा लेक्चर आपने पढ़ लिया। इसी कोड के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे और आपका जो इनकोडर है वो हम रीड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक डीसी मोटर है, उसका ड्राइवर है, ठीक है, और उस डीसी मोटर और ड्राइवर के साथ डेफिनेटली हम इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे और इसका जो आरपीएम है वो मेजर करेंगे और इनकोडर को इंटरफेस करेंगे, जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत ही कोर पार्ट है, ठीक है।